डेबिट डेटर क्रेडिट 200 का कैश। इफेक्टिवली जस्ट ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस। ओपनिंग कितना था 500, क्लोजिंग कितना था 300। क्या पॉजिटिव में आंसर आया? तो कैश क्या हो गया? आ गया। ठीक। इंक्रीज इन डेटर की वजह से कैश डिक्रीज होता है और डिक्रीज इन डेटर की वजह से कैश इंक्रीज होता है। ऑपोजिट लिखोगे लिखोगे इंक्रीज ओब्लिक डिक्रीज। इंक्रीज की वजह से कैश डाउन होगा और डिक्रीज की वजह से कैश इंक्रीज होगा। इसका इनवर्स रिलेशनशिप है। अच्छा, क्रेडिटर की कहानी के साथ डिस्कस करते हैं। क्रेडिटर बीडी आ रहा था 700, सीडी आ रहा था 450। एंट्री क्या बनेगी? क्रेडिटर डेबिट और कैश क्रेडिट। अब कैश जा रहा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करूंगा 450 माइनस 700 करूंगा तो कैश का जाना निकल आएगा कितना? 250 माइनस में खुद ब खुद आएगा। अब याद कैसे रखना है, कोई बात ऐसी भी बता दूं ना। डेटर और क्रेडिटर से याद रखना। क्रेडिटर का सी, क्लोजिंग का सी। एक बात करने से ही बात मुकम्मल होती है। एक चीज याद रख लोगे दूसरी चीज याद आ जाएगी। लेकिन मैंने बात यहाँ पर क्लोज नहीं की। मैं बच्चों को एक जुगाड़ बता के भी जो है कॉन्सेप्ट बताने के बाद ना जुगाड़ बता देता हूँ, क्योंकि याद तो आपने सिर्फ जुगाड़ ही रखनी है। कॉन्सेप्ट कुछ बच्चों को याद रह जाना है, कुछ को नहीं याद रहना। डेटर का डी भी क्लोज है और ओ भी क्लोज है, मिलता जुलता, नियर बाय। वैसे तो सी और सी याद रख ले तो बात खत्म होती है, बाकी का एसेट के ऊपर डीलिंग आप कर सकते। जी यस, ये इनवर्स रिलेशनशिप और लाइबिलिटीज के साथ डायरेक्ट है। इंक्रीज ओब्लिक डेक्रीज, डेक्रीज की वजह से कैश आउट होता है। लाइबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट। लाइबिलिटी डेबिट करने से डिक्रीज होती है और कैश भी क्या होता है? डिक्रीज। पेमेंट कर रहे हैं आप एक साथ, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप का। लाइबिलिटी कम होगी तो एसेट भी कम होगी। ऑन अदर हैंड एक एसेट बढ़ेगा तो कैश कम हो जाएगा ना। ठीक है, एक एसेट कम होगा तो कैश बढ़ जाएगा। डिस्पोजल की वजह से देख लो, कैश डेबिट और एसेट क्रेडिट होता है। एक एसेट जाता है तो कैश आ जाता है, तो इसका रिलेशन क्या है? इनवर्स। तो ये शॉर्टकट रूल हो गया। हाँ, डेटर के लिए ख्याल रखना है कि आपने क्या करना है, ग्रॉस डेटर्स लेने हैं और उसमें से बैड डेट रिटर्न ऑफ को क्या करना है? माइनस करना है और क्लोजिंग लेस करना है एज पर स्टडी टैक्स गाइडेंस। मेरा काम था गाइडेंस प्रोवाइड करना, आगे आप लोगों का काम कि आप उस गाइडेंस को फॉलो करते हैं या नेट डेटा के ऊपर ही फॉलो करते हैं। ले जी, तो अगर मैं जनरल बात कर दूं नॉन करंट लायबिलिटी और इक्विटी, तो जितने भी शेयर्स इंक्रीज होंगे उसकी वजह से प्रोसीड आएगी, वो यहाँ पे डील होगी। चाहे वो इरडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हों चाहे वो ऑर्डिनरी शेयर। नॉन करंट लायबिलिटी और इक्विटी चाहे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से आ रहे हैं, कैश जनरेट हो रहा हो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। डिविडेंड पेड यहां पर लिखा हुआ मैंने। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी पीपीई इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, ये यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में डील है। ड्राइंग्स बेटा नॉर्मली आएगी नहीं आपको। सबसे पहली कहानी, बहुत कम चांसेस हैं कि कंपनी जब कन्वर्ट हो जाती है तो वो डिविडेंड ही बस पे कर रही है। ड्राइंग्स होती है सोल प्रोप्राइटर। पुराने जमाने के सवालों में शायद कोई मिलेगी, रिसेंट सवालों में आपको नजर नहीं आएगी। तो ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट और डिविडेंड का ट्रीटमेंट एक ही है।
दोनों जगहों पे कर सकते हो, फाइनेंसिंग में भी और ऑपरेटिंग में। ले, ये कहानी हो गई। अगली कहानी है जी डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बस फर्क है, फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग वही है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्टली काम करेंगे, 2 से 3 लाइन लिखेंगे। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, स्टडी टेस्ट ने और स्टैंडर्ड ने एक ही दूसरी लाइन लिखी है, आप 3 भी बना सकते हो। कैश पेड टू क्रेडिटर, सप्लायर एंड एम्प्लॉयज, ये अल्फाज यूज किए गए हैं स्टैंडर्ड में। कैश पेड टू सप्लायर एंड एम्प्लॉयज, बस ये अल्फाज यूज किए गए। आप इसको 2 लाइंस में लिख सकते हो, कैश पेड टू सप्लायर और कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस, करना चाहें तो। अदरवाइज दोनों को एक ही लाइन में अंदर क्लोज कर दिया जाता है। स्टडी टेस्ट में क्लोज कर दिया गया हुआ है एक ही जगह पर। आंसर करते हुए 2 लाइन में आप करना चाहे तो कर सकते हैं। लेस यहां पर आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, और इंटरेस्ट पेड टैक्स पेड वगैरह लेस हो जाएगा आपका, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाएगी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या कुछ आना है, बैंक आएगा, कैश आएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सिर्फ सिर्फ वो वाली लेंगे जो लेस देन 3 मंथ्स की स्टार्टिंग में मेच्योरिटी थी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर डील कर, आप यहाँ पे नहीं लेकर आए। अगर इफेक्टिवली बताया होगा, या फिर अगर आपने assumption लेनी है तो बोलो ये कि ये 3 महीने से कम वाली है। क्यूरी आई है कि अगर खाली लिखा हो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अब क्या करेंगे, तो उसका आंसर ये है, उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डील कर दो, उसे डील ना करो कैश इक्विवेलेंट। इन्वेस्टिंग है ज्यादा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रही। हाँ, अगर वो 3 महीने से कम की मेच्योरिटी का जिक्र है, बाजुकात एक आधा सवाल पास पेपर का मौजूद है जिसके अंदर उसने बताया हुआ है कि इसके अंदर इस इन्वेस्टमेंट में शामिल है इतनी इन्वेस्टमेंट जिसकी मेच्योरिटी सिर्फ 3 महीने की, तो फिर उसमें से अलहदा करोगे, कैश इक्विवेलेंट अलहदा करके और इन्वेस्टमेंट को 2 हिस्सों में तकसीम करके लिखोगे, ज्यादा अच्छी बेहतर प्रेजेंटेशन। एक आधा सवाल है, ज्यादा सवालों में ऐसी कहानी दी नहीं थी। तो सिर्फ स्टैंडर्ड ने क्या लफ्ज बोले हैं, 3 महीने से कम की मेच्योरिटी की कहानी होगी तो आपकी कहानी आएगी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस ओडी ये आएगा आपका, शामिल होगा, लेस होगा। और बैंक ओवरड्राफ्ट वही वाली चीज है, रनिंग फाइनेंस हो या बैंक ओवरड्राफ्ट हो, ये एक ही चीज के 2 नाम। जिस भी नाम से लिखा हो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा बनेगा। इन्वेस्टमेंट में ख्याल रखें, गवर्नमेंट ग्रांट्स से रिलेटेड जरा सी डिटेल डिस्कशन। करंट और नॉन करंट को इकट्ठा करेंगे, डेफर्ड ग्रांट क्लोजिंग भी इकट्ठा करेंगे, क्योंकि डेफर्ड ग्रांट को 2 हिस्सों में तकसीम करके लिखना होता है, करंट और नॉन करंट, दोनों को इकट्ठा करके लिखना। फिर अगर कैश रिसीव हो रहा होगा उस साल के अंदर तो बताया होगा इस साल में कैश आया है। अब या तो बताया होगा ये ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है, या ये बताया होगा ये ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस है, कुछ ना कुछ बताया होगा। और साथ ही बताया होगा कि जी नेट ऑफ मेथड नहीं यूज हो रहा, कैश फ्लो के अंदर नेट फ्लो नेट ऑफ मेथड के अंदर नहीं लेके जाएगा। ठीक, किसमें लेके जाएगा, डेफर्ड ग्रांट के तौर पे रखते। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा, यहां से ट्रांसफर हो रही होगी डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट, चाहे नेट ऑफ मेथड हो चाहे क्या हो, ग्रांट इनकम में लेके जा रहे हो, चाहे एक्सपेंस के साथ नेट ऑफ हो रहा हो, दोनों में प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा हो। ग्रांट अगर रीपेमेंट करनी पड़ जाती है तो डेफर्ड ग्रांट डेबिट और कैश क्रेडिट यहां पर भी आ सकता है। ग्रांट की री
पेमेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर कैश रिसीव हुआ तो यहाँ पर, ग्रांट की रीपेमेंट है तो यहाँ पर। ठीक, अभी पहले ग्रांट को डील कर लेने दो ना, फिर अगला सवाल आपका बाद में डील करता है। डेफर्ड ग्रांट की कहानी ये। अब अगर ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है तो कैसे डील होना है, अगर ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंस है तो फिर कैसे डील होना। पीबीटी, एडजस्टमेंट फॉर ग्रांट इनकम, जोन सी भी आ रही हो, चाहे ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है चाहे ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है, ये नॉन कैश, ये नॉन कैश एंट्री हमें यहाँ से, ये 24 नंबर एंट्री यहाँ से मिलेगी, ये 24 नंबर एंट्री। ठीक, एंट्री है डेफर्ड ग्रांट डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट, या डेफर्ड ग्रांट डेबिट ग्रांट एक्सपेंस क्रेडिट। एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस था उसके साथ नेट ऑफ, चाहे नेट ऑफ हो चाहे जो मर्जी हो, रिवर्स हो रहा है, यहां से पिक करेंगे, सी अकाउंट से पिक करके यहाँ पे लिखेंगे। अगर रीपेमेंट की वजह से कोई एक्सपेंस आ रहा है, जैसे हम एंट्री पास करते हैं डेफर्ड ग्रांट डेबिट 300, कैश क्रेडिट 400, और फिर पास करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कर देते हैं 100, तो ये भी नॉन कैश है। फॉरफिटेड एक्सपेंस या ग्रांट रीपेड एक्सपेंस, जो सा मर्जी नाम ले लें, फॉरफिट एक्सपेंस नाम ले लें, ग्रांट रीपेड एक्सपेंस नाम ले लें, खाली प्रॉफिट एंड लॉस ले लें, नॉन कैश क्या है, नॉन कैश है। इसको आप क्या करेंगे, एक्सपेंस है, एड बैक कर देंगे। डेबिट साइड ऑफ जनरल एंट्री, ये एंट्री 25 नंबर एंट्री, 25 नंबर एंट्री है, एंट्रीज लिखी हुई है मैंने सारी, ताकि स्टूडेंट कोई खुद भी पढ़ना चाहे तो जाके देख ले। कैश जा रहा है तो कैश जब लेके जाते हैं ना, अभी मैंने आपको ये मिसाल दी, डेबिट ग्रांट कितने के साथ डेबिट है, 300 के साथ यहाँ पे डाल दी, ये 300। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लिखा गया होगा एक अदद एक्सपेंस कितने के साथ, 100 के। अब हमने 400 तक बनाना है ना, 400 तक कैश को लेके जाना है, तो आप क्या करोगे, डेफर्ड ग्रांट जो डेबिट हुई वो तो नॉन कैश हो गया कहानी, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दी, लेकिन 100 तो गया ना एक्सपेंस के तौर पर, ये एडअप हो जाएगा। कोई पीबीटी आ रहा होगा ना, अब ये एक्सपेंस हुआ है, खामखा का एक्सपेंस किया, यहाँ पे 300 आया, यहाँ पे 100 एडअप हुआ। अब रीपेमेंट कितनी की है, ग्रांट रीपेड, इसके बाद लेस कर दोगे, ग्रांट रीपेड कितने से, 400। ठीक, ये ग्रांट रीपे करोगे अगर तो है रिलेटेड टू एक्सपेंस, तो फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। अगर ये रीपेमेंट है रिलेटेड एसेट था, तो फिर कहां पे डील होनी चाहिए, लॉजिकली इन्वेस्टिंग में डील होनी चाहिए। सादी सी रूल, एक छोटा सा सादा सा रूल बताया, नॉन करेंट एसेट ने कहां पे डील होना है, इन्वेस्टिंग में डील। तो एसेट है तो कहां पे डील होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डील होगी। डन, ये कहानी होगी रीपेमेंट से रिलेटेड। डन, ये डिसीजन आपने करना है कि ये रीपेमेंट हो रही है, ग्रांट आई किस मकसद के तहत थी, और ऐसा बहुत ज्यादा टेस्टेड हुआ नहीं हुआ ये वाला। छोटी सी एक आदि एग्जांपल ही बनाकर, मींस कोई शॉर्ट क्वेश्चन ही बनाकर दे दे एग्जांपल एग्जामिनर, तो ये डील कर सकता है। और पता नहीं क्या बात है, मैं कोई चीज डिस्कस करता हूँ या कोई पेपर बना देता हूँ, मॉक बना देता हूँ, वो 1 या 2 अटेम्प्ट में उस तरह का कॉन्सेप्ट टेस्ट हो जाता है। समझ से असल में कहानी ये होती है कि हम भी स्टडी टेक्स्ट में से ही निकाल कर बना रहे होते हैं, और आई कैप भी क्या करता है,
स्टडी टेक्स्ट में से मैंने कल आपको एक शो कर दिया यार, एग्जाम्पल का रेप्लिका उठाकर पेपर में आया हुआ कि नहीं आया हुआ? आया हुआ। क्या इनकम में नहीं आ रही होगी, फिर पीपीई में नहीं जा रहा होगा, फिर तो वो तो सिर्फ सिर्फ नेट ऑफ मेथड की बात कर रहे हो ना आप, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट नेट ऑफ की बात कर रहे हो, तो वो तो बस सीधा सीधा आप इन्वेस्टिंग में डील होगा। पीपीई डेबिट, कैश क्रेडिट, उसकी तो एंट्री सीधी सीधी सी है। ऐड तो होना ही नहीं उसमें। क्यों ना है? होना है। उसमें तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आता है ना। शुरू शुरू में जब आएगी तो वो तो मैं अभी डील करने लगा हूँ। अगर शुरू शुरू में आएगी तो वो तो मैं अभी डील करने लगा हूँ। मिसाल बनाकर समझाऊंगा तो एक बात। शुरू शुरू में जब पहला साल था, आपका डेफर्ड ग्रांट का अकाउंट बना। डेफर्ड ग्रांट, कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट से 500, और एक एंट्री की आपने 5 साल में मोटाइज करना है, डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट कितने से? तो ये नॉन कैश आ गई। ये क्या है? नॉन कैश। और एक सीडी बन गया आपका 400। ठीक। अब आपके पास इस साल में बीडी कोई नहीं था, इस साल में आया कैश और एक ट्रांसफर हुआ। अब आपने क्या करना है, पीबीटी लिखा होगा, इसमें क्या करोगे, एड एडजस्टमेंट या लेस। ग्रांट इनकम थी या एक्सपेंस के साथ नॉक ऑफ था, इनकम ही कंसिडर करोगे, लेस कर दो। ठीक। ये लेस हो गई। एडजस्टमेंट फॉर में ग्रांट इनकम। अब आपके पास कैश आया हुआ है, आपको अकाउंट में कैश नजर आ रहा है। अगर ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है तो कहाँ पे लिखो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एक ग्रांट रसी हुई है, कितने से? 5 से। और अगर ये 3 या 4 सालों के 5 सालों के एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, फिर क्या करोगे, पीबीटी एडजस्टमेंट फॉर के अंदर 100 लेस ग्रांट इनकम, और फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जहां पर इंटरेस्ट पेड होता है लिखा जाता है, वहां पर क्या करोगे, ग्रांट रसीव्ड लिख दोगे, कितने से? 500 से। अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डील होगी। अगर ये ग्रांट रिलेटेड टू कौन सी है, एक्सपेंस, ग्रांट की कहानी रिजॉल्व, जो एज सच डिस्कस नहीं हुई, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती। अकाउंट फोकस कर। सेम गोज विद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो क्वेश्चन के जरिए करते हैं, रिसेंट टाइम में भी आ गया हुआ, उससे पहले भी एक आधी अटेम्प्ट में मौजूद है। ये नहीं मौजूद है, उस तरीके से डील नहीं हुआ होगा। होपफुली यू गॉट द पॉइंट। एसेट है तो सिंपल, एक छोटा सा रूल ब्रेन में बस रखना है, नॉन करंट एसेट में कहाँ पे डील होना है, इन्वेस्टिंग। क्लियर? आगे बढ़ो। ओ ये कौन सा सवाल है? ऑटम 24 का क्वेश्चन 8। मार्क्स कितने दिए गए हैं? 18। सो इजी क्वेश्चन इन 18। डायरेक्ट मेथड का स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम, क्या एक अटेम्प्ट में डायरेक्ट मेथड आ गया है पिछली अटेम्प्ट में तो इस दफा नहीं आएगा? ये स्टूडेंट की सोच है। मैं पहले बता चुका हूँ, एग्जामिनर अगर डॉज देने पे आए ना, तो उसने फौरी तौर पर अगली अटेम्प्ट में दोबारा से डायरेक्ट मेथड देना। और अगर डॉज देने पर आए वो, तो अगली दफा भी उसने लॉन्ग क्वेश्चन ही देना है। ठीक। और अगर डॉज देने पे ना आएगा तो फिर क्या आएगा, एएसएनपीओ आएगा। उसमें तो मजीद स्टूडेंट्स की जान जाती है। हालांकि दोनों आसान है,
कल हमने एसएनपी अच्छा खासा डिस्कस किया है, नॉट अ बिग टास्क, नॉट अ बिग इशू, जस्ट एक छोटा सा काम करना है, मुश्किल चीज बाद में, आसान चीज पहले। ठीक है, डील होगा, लंबी एडजस्टमेंट को बाद में। स्पून से आधा सवाल सॉल्व कर लिया है, अब आपको पता है यार 50% मार्क्स हो गए हैं, अब टेंशन नहीं है। अब मुश्किल एडजस्टमेंट गलत भी हो जाएगी तो खैर, लेकिन अगर मुश्किल एडजस्टमेंट पहले नंबर पे होगी तो फिर वही सॉल्व होती रहेगी, वो भी सॉल्व नहीं होगी और सवाल भी बाकी सॉल्व नहीं हो। तो अपना शार क्या करना है, चेंज करना, मुश्किल एडजस्टमेंट को आंखें बंद करके साइड पे कर देना है कबूतर की तरह कि बिल्ली देख के, लेकिन आसान काम पहले करके फिर मुश्किल की तरफ आना है और मुश्किल डील हो जाएगी। जब कॉन्फिडेंस यहां पर पहुंचा होगा कि आप पास हो चुके हैं इस क्वेश्चन में, तो फिर सवाल हो जाएगा, वो मुश्किल एडजस्टमेंट भी डील हो जाएगी। अब वो पैनिक वाली सिचुएशन नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। और एक स्टूडेंट और बहुत बड़ी गलती करता है, और मुझे स्टूडेंट्स मिले भी नहीं ऐसे। एक स्टूडेंट मिला, कहता है सर ये गलती हो गई, मैंने ईयर देखा ही नहीं था, मैंने 31 नंबर के हिसाब से सवाल सॉल्व कर दिया और सारा सवाल कर लिया, एंड पर देखा तो 30 जून। अब मैंने पौना घंटा लगा के वो सवाल सॉल्व किया था, मैं वहां पे हो गया पैनिक कि मेरा पौना घंटा क्या हो गया जाया और मेरा पेपर फेल हो गया, 5 मार्क्स से फेल हो गया या 6 मार्क्स से, मुझे याद नहीं हो गया। तो डिफाइन योर ईयर फर्स्ट, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पड़े उसमें से ईयर ढूंढो कि सवाल है किस चीज। थोड़ी देर पहले रेशो भी करवाया ना मैंने, उसके अंदर भी मैं डेट की देख के क्या हो गया था, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में नहीं वो क्वेश्चन को किया हुआ था, मैंने तो टाइप किया करवाया और लेकर आ गया। जी, एलएल स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 23 यूजिंग डायरेक्ट मैथ। 31 दिसंबर 23 का प्रॉफिट एंड लॉस है, 31 दिसंबर 23 की बैलेंस शीट है, कंपैरेटिव 2022 का दिया गया है। और करने का तरीकाकार क्या है, बहुत सिंपल सा तरीकाकार है। आपने टी अकाउंट सबके बनाने, क्या करने हैं, जितने भी ओपनिंग क्लोजिंग दिए हैं सबके टी अकाउंट बनाने हैं, अगर डायरेक्ट मेथड है। अगर इनडायरेक्ट मेथड है तो बस वर्किंग कैपिटल वालों के टी अकाउंट नहीं बनने, डेटर के, क्रेडिटर के और प्रीपेमेंट्स के, एक्रूड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री, ये टी अकाउंट नहीं बनने अगर कौन सा मेथड है, इनडायरेक्ट। बाकी सबके टी अकाउंट बनने, नहीं स्कूल, नॉन करंट लाइबिलिटी के भी, इक्विटी के भी, नॉन करंट एसेट के भी। हाँ, कुछ चीजों को आप डायरेक्टली डील कर सकते हैं, जो रूल अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया आपको। कौन सा रूल, एक लाइबिलिटी के लिए रूल था क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, और एक एसेट के लिए रूल था ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अगर इन्वेस्टमेंट है, उनकी डिस्पोजल नहीं है, तो डायरेक्टली डील हो सकती है, मीन उसमें इंक्रीज ही आई है। ठीक, अगर डिस्पोजल है तो फिर आपको टी अकाउंट बनाना, मीन्स एडिशन है तो वो तो डील हो जाएगी, न्यू इन्वेस्टमेंट से डील हो जाएंगी। इसी तरह से लोन की अगर रीपेमेंट नहीं है तो डायरेक्टली डील हो जाएगी। तो दो चीजें आराम से डायरेक्टली डील हो सकती हैं, एक इन्वेस्टमेंट्स और एक लॉन्ग टर्म लोन। इन्वेस्टमेंट अगर नो डिस्पोजल अगर है तो वो जुबानी डील हो जाए, अगर लॉन्ग टर्म लोन है नो रीपेमेंट की कहानी है। अगर रीपेमेंट है तो आपको सोचना पड़ेगा, कहानी को डील करना पड़ेगा, कैश कितना आया मजीद लॉन्ग टर्म लोन का वो आपको बाद में मिलेगा, ठीक है।
ठीक। शेयर कैपिटल भी किसी हद तक डील हो सकता है, लेकिन बना दें ज्यादा बेहतर। किसी हद तक किसी किसी क्वेश्चन में डील हो सकता है जिसके अंदर कोई बोनस इशू नहीं है, नॉन कैश एडजस्टमेंट शेयर कैपिटल की है ही नहीं, तो उसमें डील हो सकता है जुबान में। आए जनाब, तो सादा सा रूल क्या है, सबके टी अकाउंट बनाने में सवाए चंद एक चीजों के, इनको जुबानी कलामी देख सकते हैं, ये दो तीन चीजें। आपके पास फॉर्मेट, आपने फॉर्मेट बनाया पहले नंबर पर, लेफ्ट पेज के ऊपर आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की दो तीन लाइन लिखी और टी अकाउंट बनाने शुरू कर। राइट पेज पे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग लिखी। अब आपने टी अकाउंट देखने हैं, दो तीन काम करने हैं। आपने शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम का इकट्ठा अकाउंट बनाना। क्या करना है? इकट्ठा अकाउंट बनाना। इससे नॉन कैश एडजस्टमेंट इजीली डील हो जाएगी। शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम ओपनिंग कितना बन गया? 460। क्लोजिंग कितना बन गया? 801, 600, 700, 800, 801। या आप लिख देंगे इकट्ठा टी अकाउंट बना के। रिटेन अर्निंग ओपनिंग क्लोजिंग लिख देंगे। लॉन्ग टर्म लोन इंक्रीज आ रही है, रीपेमेंट देखनी पड़ेगी, देख लेंगे। ट्रेड पेबल अकाउंट बना देंगे क्योंकि डायरेक्ट मेथड है। एक्रूड एक्सपेंसेस अलग से अकाउंट में डाल एडअप कर देंगे। इंटरेस्ट अलग से लिख देंगे। बैंक ओडी किस में चला जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चला जाएगा, लेस हो जाएगा। पीपीई का अलग से ओपनिंग क्लोजिंग लिख देंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अब इसकी कहानी कब आपने नेट करके चलना है, कब आपने ग्रॉस लेकर चलना है। अगर तो क्वेश्चन में डिस्पोजल है और डिस्पोजल की बुक वैल्यू दी हुई है, तो एसेट अकाउंट को किस पर बनाओ? अपनी बुक वैल्यू पर। लेकिन अगर क्वेश्चन में डिस्पोजल है और डिस्पोजल की कॉस्ट दी हुई है, ठीक, तो फिर कॉस्ट पर बना लो, ग्रॉस पे बना लो। ये इसका एक छोटा सा कुलिया है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ओपनिंग क्लोजिंग लिख देंगे। इन्वेंट्री ओपनिंग क्लोजिंग लिख देंगे। सारी ओपनिंग क्लोजिंग लिख लेंगे। अलाउंस का भी अलग से ओपनिंग क्लोजिंग आएगा। ट्रेड रिसीवेबल का भी अलग से ओपनिंग क्लोजिंग आएगा। प्री पेमेंट्स, प्री पेमेंट और एक्रूड एक्सपेंसेस को इकट्ठा कर देंगे। इसको प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्रूड एक्सपेंसेस को एक ही अकाउंट के अंदर फिटिंग करें। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एंड बैंक चला गया। अगली कहानी, आप एंट्री बनाएंगे सेल्स की, डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट। चाहे क्रेडिट सेल्स कम है, 60% दी हुई है, 30% दी हुई है, आप एंट्री बस क्या बनाएंगे? डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री बनाएंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। आपने परपेचुअल सिस्टम के तहत काम लेकर चलना, भले लिखा हो कि पीरियोडिक सिस्टम यूज हो, भले लिखा हो पीरियोडिक सिस्टम है, चुप करके किस में लिखना है आपने? परपेचुअल सिस्टम के तहत इन्वेंट्री अकाउंट में लिख दो। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस को अलहदा से एक वर्किंग में ले जाके फेंक दो, क्योंकि इसमें से माइनस करने हैं आपने नॉन कैश। इनकम को अलहदा से, अदर इनकम को अलहदा से एक वर्किंग में ले जाकर फेंक देना है, क्योंकि इसमें से भी आपको नॉन कैश इनकम को क्या करना है? आउट कर। डन। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट। ये अब अलहदा अलहदा से वर्किंग के अंदर फेंके जा चुके हैं, ओपनिंग क्लोजिंग लिखे जा चुके हैं। ये वाली एंट्री में दोबारा से डिस्कस नहीं कर रहा। 10 million shares were issued in consideration for the purchase of machinery having fair value of 150 million। कल ये वाली एंट्री करवाई है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के क्वेश्चन में। क्या एंट्री होगी? पीपीई डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। पीपीई डेबिट कितने से? फेयर वैल्यू से 150 से। शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से 10 ज़रब 10 100 और शेयर प्रीमियम 50। मैं तो अकाउंट इकट्ठा बना रहा हूँ, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम, वहां पे भी क्या लिखा जाएगा? 150 लिखा जाएगा। ठीक, तो ये वाली एंट्री आप पास करेंगे 150 पीपीई डेबिट। ओपनिंग क्लोजिंग की एंट्री मैंने दिखा रहा आपको। पीपीई डेबिट, पीपीई डेबिट
नॉन कैश एडजस्टमेंट होगी, पीपी डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, ये आ गई है। नेक्स्ट एंट्री, इक्विपमेंट विद अ कॉस्ट ऑफ 35 million and accumulated depreciation of 21 million was sold at a gain of 5 million। अब जुबानी कैसे डील होगा, जैसे मैंने कहा था बगैर डिस्पोजल अकाउंट बनाए, कैश कितना आया होगा, WDV बुक वैल्यू कितनी है इसकी, 35 में से 21 गए तो कितने आया, 14। 14 वाली चीज गेन पर बेचोगे तो कितने में बिकेगा, 19 के प्रोसीड किसमें लिखोगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, सीधा जाके लिखोगे और कहोगे 14 वाली चीज कितने में गई है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएंगे और 19 जाके लिख देंगे, यहाँ यहीं पे वर्किंग बना देंगे। गेन ने क्या होना है, रिवर्स होना, नहीं गेन ने कुछ भी नहीं होना, क्योंकि मेथड कौन सा है, डायरेक्ट मेथड, प्रोसीड सिर्फ चाहिए, वो डायरेक्टली आ गई, डिस्पोजल अकाउंट बनाए बगैर। हाँ, अब ये बताओ एसेट को कॉस्ट पर रखें या WDV पर, कॉस्ट का ऊपर रखेंगे, क्योंकि एसेट की क्या दी हुई है, डिस्पोजल की कॉस्ट दी हुई है, तो बेहतर क्या है कॉस्ट के अंदर लिख, 21। तो एसेट की डिस्पोजल फिर कितने के साथ हो जाएगी, पीपी क्रेडिट, कॉस्ट दी हुई है, पीपी क्रेडिट डिस्पोजल 35 के साथ कर देंगे, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में उसकी डिस्पोजल लिख देंगे, ओपनिंग क्लोजिंग हम फेंक चुके, डन। अच्छा, अब यहां से क्या होगा, आगे बढ़ेंगे आप, अगली एडजस्टमेंट, fair value model was applied for subsequent measurement of investment property during the year, fair value of investment property was decreased by 40 million, entry investment property decrease हुई, means investment property credit, fair value loss debit, fair value loss debit और investment property credit। क्या ये नॉन कैश है, क्या लॉस एक्सपेंसेस में मौजूद होगा, जो वर्किंग बनाई थी उसके अंदर से क्या करना है, इस लॉस को माइनस करना है, ये वर्किंग नीचे आ रही है, एडमिन एक्सपेंसेस सेलिंग एक्सपेंसेस लिखेंगे, फेयर वैल्यू लॉस उसमें से क्या कर दोगे, माइनस कर। नॉन कैश, नॉन कैश कौन कौन सी चीजें, एक्सपेंसेस में कोई लॉस आ रहा हो ऑन डिस्पोजल, नॉन कैश, कोई गेन होगा अदर इनकम में से लेस होगा, गेन अभी आया है, अदर इनकम कितनी थी क्वेश्चन में, अदर इनकम आपने लिखी हुई थी 30, यहाँ पे आपने पढ़ा गेन के ऊपर हुआ है, तो ये 5 क्या करना है, अदर इनकम में से नॉन कैश माइनस करना है, अदर इनकम में से नॉन कैश को माइनस किया, गेन ऑन डिस्पोजल 5 का माइनस कर, अदर इनकम लिखी और उसमें से माइनस कर दें। अच्छा, आगे बढ़े हम एडजस्टमेंट करते हुए, 40 का फेयर वैल्यू लॉस आया, माइनस कर दिया, ये क्रेडिट साइड वाली एंट्री इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लिख दोगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अकाउंट में, ये क्रेडिट वाली एंट्री आ गई, ठीक। यहां से आपको कैश मिलेगा कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मजीद कितने की खरीदी, कितने की खरीदते हैं, 210, 350, 140 की खरीदोगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मजीद खरीदोगे, ये कैश जाके लिखोगे कहां पर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 104, आउट हो गया कैश। अगली कहानी, बैड डेट अमाउंटिंग टू रुपीज 36 million वर रिटर्न ऑफ, एंट्री क्या होती है जी, बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट, 36, क्या ये बैड डेट एक्सपेंस नॉन कैश है, नॉन कैश है, एक्सपेंसेस में से क्या कर दोगे, आउट कर दो, माइनस कर दो, एक्सपेंसेस में से आउट। दूसरी चीज, ये बैड डेट डेटर को क्रेडिट कर रहे हैं, डेटर के अकाउंट में भी लिख दोगे, डेटर के अकाउंट में लिख दिया, और बैड डेट को क्या कर दिया, माइनस कर दिया 30, क्लियर, आगे बढ़ेंगे,
while the bad debt previously written off amounting to ₹15 million, ये तो कैश है, इसको कहीं पर भी डील नहीं करना, इसको भी कहीं पर भी डील नहीं करना, ये तो कैश आया है बैड डेट रिटर्न ऑफ होके। ठीक, इसकी एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट, या कैश डेबिट और बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट। तो बैड डेट रिकवरी इनकम तो नहीं हो सकता, चांसेस कम ही है, तो हम इसकी एंट्री यही बनाएंगे, बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। बैड डेट एक्सपेंस का अकाउंट कुछ ऐसा आ रहा होगा, 36 बैड डेट एक्सपेंस, और कैश डेबिट बैड डेट एक्सपेंस 15 के साथ क्रेडिट। ठीक है, तो हमने एक्चुअल बैड नॉन कैश एडजस्टमेंट है उसकी एंट्री लिखनी। इसके अलावा हमारे पास प्रोविजन आ रही थी, प्रोविजन किधर गई? अलाउंस, 11 से 17 तक पहुंचने में प्रोविजन की एंट्री, 11 से 17 तक पहुंचने में प्रोविजन की एंट्री। प्रोविजन क्या बैड डेट एक्सपेंस होगा 6 का? बैड डेट एक्सपेंस है, ये भी क्या है? नॉन कैश। बैड डेट एक्सपेंस ये भी नॉन कैश, यहां पर बैड डेट एक्सपेंस के अंदर आ जाएगा 6 का। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट PFDD क्रेडिट, और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ऑब्वियसली थोड़ा सा कम वैल्यू के साथ लिखा होगा, लेकिन हमने इसको इग्नोर मारना। इसको क्या करना है? इग्नोर मारना है, ये कैश आइटम। ये कौन सी आइटम है? कैश है। ऑब्वियसली पिछले सालों में सेल हुई थी, अब इस सालों में रिवर्स हुई है, तो ऑपरेशंस के अंदर ही इसने डंप होना, इसको कुछ भी नहीं करना। ठीक, सिर्फ नॉन कैश की एडजस्टमेंट करनी है। तो 36 - 6 ये दोनों नॉन कैश हैं, इनको उठा के माइनस करना है अपने एक्सपेंसेस में से, ये भी लेस कर दिया आपने PFDD वाला एक्सपेंस। अब आप बैलेंस बनाएंगे तो आपके पास यहां पर कैश आ जाएगा 1389, प्रोसीड फ्रॉम द कस्टमर, ये आप 1389 यहां पर लिखें। फिर आप सारी एडजस्टमेंट जब कर ली हैं, तब आप अकाउंट्स को क्लोज करना शुरू करेंगे। रिटेन्ड अर्निंग में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखेंगे, यहां से बैलेंसिंग आपको मिलेगा जो डिविडेंड पेड किया हिडन था, डिविडेंड पेड को जाके फाइनेंसिंग में लिख देंगे। और अगर पहले से पॉलिसी बताई हुई है तो कहीं पे भी जहां की पॉलिसी बताई है वहां पे 114 का हिडन, 114 कैश पे, ये हो गया डिविडेंड पे। अब आपके पास आगे भी कुछ कहानी है या नहीं है? यहाँ पर थी एक, एंड रेंट अमाउंटिंग ₹25 million वाज रिसीव फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। रेंटल इनकम रिसीव हुई है, कहां पर लिखी जानी चाहिए? इन्वेस्टमेंट में, अदर इनकम में लिखी गई होगी। क्या लिखी गई होगी? अदर इनकम में लिखी गई होगी। यहां पर बैलेंस भी 25 ही बचना चाहिए, ये 25 ही बचता है नॉन कैश को एडजस्ट करके। अगर ऊपर ना भी बताया होता इनकम का तो भी सवाल बनता था, या आपने यहां से फाइंड करना था इनकम रसीव। फिर ऑब्वियसली उसने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं लिखा जाना था, वो कहां पे लिखा जाना था? कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर में लिखा जाना, क्योंकि हमें नहीं पता कि रेंटल इनकम रिसीव हुई है। या जजमेंट हो सकती थी कि हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब ये शायद रेंटल इनकम होगी, फिर कस्टमर में एड अप कर देंगे। मसलन स्क्रैप बेचा होता, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ना होती, तो फिर कस्टमर से ये पैसे आए हैं, कस्टमर कोई भी हो सकता है, स्क्रैप बेचा आपने, क्या बेचा? स्क्रैप बेचा है, तो अदर इनकम कहां पे आएगी? फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ जाएगी। ये तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी ना, यहां से आपने नॉन कैश को एडजस्ट करना है। फाइनल किया, अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो कहां पे लिखा जाएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखी जाएगी। अगर क्वेश्चन में है ही नहीं, नो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो आप कहां पे लिखोगे? कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर में जाके क्या कर दोगे? ऐड कर।
क्लोजिंग शुरू करोगे, यहां से एक और नॉन कैश एडजस्टमेंट लाजमी तौर पर मिलनी है आपको, डेप्रिसिएशन की। ये आपका बैलेंसिंग आया, ये नॉन कैश भी डेप्रिसिएशन लाजमी तौर पे क्या करनी है आपने, लेस करनी है यहां पर जाकर। नॉन कैश जो आपने एक्सपेंसिव लिखे किधर गया, ये नॉन कैश माइनस डेप्रिसिएशन, ये नॉन कैश लिखेंगे।